नमस्कार, असर स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका और आज विशेष खबर के साथ हम आपके सामने फिर से रूबरू हुए हैं। मामला है फार्मेसी का और फार्मेसी काउंसिल का एक अहम सेमिनार शिमला में आयोजित हो रहा है और उनके रजिस्ट्रार काउंसिल के मौजूद हैं और उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कितना अहम है ये कार्यशाला जो आज आयोजित की जा रही है? देखिए, जो फार्मासिस्ट वर्ग है जी फार्मासिस्ट वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। जी हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें डॉक्टर, नर्सिस और जो फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट का जो रोल है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि ये एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं जो हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट काम करते हैं या एज ए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वहाँ केमिस्ट मेडिसिन का डिस्पेंसिंग करते हैं। जो फार्मासिस्ट है ये स्टार्ट होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। कोई भी दवाई जो बनती है ये हमारे फार्मासिस्ट उसमें कई वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद जो नए मॉलिक्यूल्स हैं वो बाज़ार में आते हैं। उसके बाद जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो इंडस्ट्री में, जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जी वहाँ पे डोजेस फॉर्म जो हैं, जो मेडिसिन हैं, चाहे वो टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड है, इंजेक्टेबल्स हैं, उनका निर्माण करते हैं। उसके बाद हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जिनको कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं, या फिर केमिस्ट हैं जो ड्रगिस्ट हैं, वो अंत में दवाइयाँ प्रदान करते हैं। मतलब कि दवाइयाँ बनाने से लेके अनुसंधान से लेके जो प्रदान करने का जो कार्य है, संपूर्ण कार्य दवाइयों का, वो हमारे फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। इसलिए ये जो फार्मासिस्ट हैं इनका जो रोल है समाज में, इतना महत्वपूर्ण रोल है। एक सुंदर समाज को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सुंदर समाज होगा तभी समृद्ध समाज होगा। ये अपनी जो सेवाएं हैं वो बेहतर तरीके से कैसे दे सके, इसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ हिमाचल है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 2010 में जब हुआ था कि कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसके बाद जो है फार्मेसी काउंसिल लगातार कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन करती है। इसमें जितने भी करंट जो अपडेट्स होते हैं, रेगुलेशंस के अपडेट होते हैं, हमारे मेडिसिन्स के लिए जो अपडेट होते हैं, किस तरह से हमारे फार्मासिस्टों ने काम करना है, किस तरह से हमारे जो मेडिसिन का जो वितरण प्रणाली है, मेडिसिन की जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको कैसे हम और अपग्रेड कर सकें ताकि हमारे जो मेडिसिन वाला जो महत्वपूर्ण जो है, जिसमें हेल्थ के जो सिस्टम है, विदाउट मेडिसिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट एनी पेशेंट। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको सही तरह से चले और समाज जो है हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, इसके लिए हम लगातार ये जो कंटिन्यू फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं और आज भी हमने किया। सर, एक सवाल है आपको कि आपको क्या लगता है जो फार्मासिस्ट वर्ग है आज के समय में नियम के तहत कार्य कर रहा है, क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? देखिए, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी हम बार बार सभी को अपग्रेड करते हैं, उनको अवगत कराते हैं, करंट रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे प्रोग्राम हैं ये काफ़ी उनको मोटिवेट करते हैं और हमारा जो फार्मासिस्ट है वो कोशिश पूरी करता है कि वो जो अपनी ड्यूटी है वो किस तरह से हर सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो, चाहे डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट हो, वो किस तरह से अच्छा कर सकता है। वो कोशिश पूरा लगातार अपनी पूरी कोशिश करता है और इस व्यवस्था को सुंदर समाज के लिए, सुंदर जो मेडिसिन्स को वितरण के लिए और एक काउंसलिंग के साथ, पेशेंट काउंसलिंग के साथ जो अपना वो कार्य करता है, मुझे उम्मीद है और हमने देखा भी है कि फार्मासिस्ट जो है वो लगातार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। सर, आपको ये भी लगता है कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं दी जा रही हैं फार्मासिस्ट के द्वारा? क्योंकि कई बार शिकायतें रहती हैं कि डॉक्टर्स की लिखी दवाओं पर सवाल उठते हैं, तो फार्मासिस्ट अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाता है गुणवत्ता युक्त दवा को लेकर? देखिए, आज का जो दौर है, जो आप मेडिकेशन की बात कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, नर्सिस भी इन्वॉल्व हैं और फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन फार्मासिस्ट जब उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर ही लिखता है जी, ठीक है। हमारे लिए एक और चैलेंज है आज की डेट में कि जो थ्योरेपेटिक डोजेस की अलावा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली जो मेडिसिन आजकल आ रही है, एक्चुअली वो मेडिसिन तो नहीं है, वो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, फूड इंडस्ट्री द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन वो भी प्रिस्क्राइब हो रही है। वो हमारे लिए एक चैलेंज है, जबकि वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो these are not made for the treatment, they are not having the therapeutic value, पर वो भी प्रिस्क्राइब हो रही हैं और वो भी बिक रही हैं जिनकी सिर्फ एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है। वो सिर्फ हम उसको एडिशनली देते हैं, चाहे वो तो हमारे जितने भी हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारी और चीज़ें हैं, तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन मेडिसिन के रूप में भी उनका जो वितरण हो रहा है वो एक हमारे लिए एक चैलेंज है। और जो क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए क्वालिटी वाला जो प्रश्न है वो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है।
लेकिन हमारा फार्मासिस्ट जो है, हम जो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम उनको बार बार जो हम उनको अपग्रेड करते हैं, वो पूरी कोशिश रहती है कि हाँ क्वालिटी मेडिसिन ही पेशेंट्स को जाएं और उसमें कोई एरर ना हो। इसमें हमने एक मेडिकेशन एरर वाला लेक्चर भी दिया अभी यहाँ पे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस व्यवस्था हमारी ठीक रहे और मेडिसिन जो है क्वालिटी मेडिसिन ही पेशेंट को जाए। हाँ, जो दूसरा चैलेंज है जो शेड्यूल H1 में जो आज की डेट में जो हमारे लिए बना हुआ है नारकोटिक ड्रग्स का। बिल्कुल सर। नारकोटिक ड्रग्स के लिए हमारा जो ड्रग रेगुलेशन है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे एक्शन हुए हैं, जहाँ भी अगर कोई किस तरह की अनियमितता कहीं भी मिली तो डिपार्टमेंट ने एकदम से एक्शन लिए हैं ताकि ये जो हैबिचुअल मेडिसिन्स हैं वो हमारे बच्चों तक ना पहुँचे। वो इसको एक बार यूज़ करते हैं फिर वो हैबिचुअल बन जाते हैं। वो हैबिचुअलिटी जो है वो नारकोटिक ड्रग्स का, वो इस तरह के हमारे कोई हम इनको पेशेंट्स ही बोल सकते हैं ना बने, इसके लिए भी हमारा पूरा ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बखूबी वो अपना रोल कर रहा है। और फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से भी हम सबको अवगत कराते हैं, सबको उसमें बताते हैं कि हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। और जो H1 का जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है डिपार्टमेंट की। वो हमने सबको मैंडेटरी करा हुआ है कि अगर H1 में जो हाई 3rd और 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, वो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम रूटीन में ना लें। हमने आज यहाँ हमारे लेक्चर में भी ये चीज़ बड़ा ये था कि ड्रग रेजिस्टेंस भी ना हो, डोसेज जो है उसका वो कंप्लीट रेजिमेंट के साथ जाए और हाई 3rd और 4th जनरेशन वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम तभी लें जब वो इमरजेंसी में जब उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है। और जो नारकोटिक वाली जो ड्रग्स हैं वो भी पूरे रिकॉर्ड के साथ जब जहाँ ज़रूरत है वहीं उस पेशेंट को ही जाए। सर एक सवाल आपको आया है इसी विषय को लेकर कि नारकोटिक्स जो आपने दवाएं बोली हैं उसमें जो मरीज़ होते हैं जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उन्हें कई बार ये सही तरीके से नहीं मिल पाती। इसे लेकर क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट मना कर देता है, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इस समस्या का हल क्या है? देखिए ऐसा है, एक रिकॉर्ड रखना कोई समस्या नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो अगर वैसे ही खुले अगर ये दवाइयाँ समाज में जाएंगी तो कोई भी अगर 1 या 2 बार इनका यूज़ करेगा तो वो हैबिचुअल हो जाएगा। और जब इन ड्रग्स के लिए जो भी हैबिचुअल हुआ है उनका सारा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग ईजी कैसे हो, इसमें अगर उनको ईजीनेस के लिए वो चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड सबका होना चाहिए। बिना डॉक्टर के अगर पर्ची के अगर वो दवाइयाँ बाज़ार में मिल जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एडिक्ट हैं वो तो कोई भी, अगर ये ड्रग एडिक्ट जो होते हैं ना उसकी कोई स्मेल होती है ना उसका कोई टाइम होता है, तो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक समाज को, एक स्वस्थ समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये हमने मेंटेन करना ही है, इसमें कोई दूसरी नहीं है। सर हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में घटिया दवाई, नकली दवाई सामने आई है, ऐसा ना हो दोबारा, इस पर पकड़ कैसे जमाई जा सकती है? आपकी ओर से कोई सुझाव? देखिए जो नकली दवाई की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है ये उनके द्वारा नहीं किया गया है। ये जो नकली दवाइयाँ बनाने वाले जो लोग थे, वो जो आगरा बेस्ड लोग थे, वो यूपी बेस्ड लोग थे, उन्होंने कुछ फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस के वहाँ पे चोरी से ये इस काम को अंजाम दिया है। तो हमारे डिपार्टमेंट का ही जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का ही इसमें जो उन्होंने बड़ी बखूबी इसमें काम किया और ऐसे कुछ सोर्स थे जहाँ से इमीडिएटली पता लगाया गया कि ऐसा भी काम हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है। और वो जो लोग कर रहे थे वो हमारे लाइसेंस लोग नहीं थे, जिनका हमारे वहाँ तक पहुँचना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारे डिपार्टमेंट ने, सोर्सेज ने उसमें इंफॉर्मेशन निकाली और ऐसे जो लोगों को जो कुछ समय से अभी जो पनपे थे वहाँ पे, और डिपार्टमेंट ने उनको बिल्कुल उनकी घर पकड़ करी, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी, उनका जो कैरेज था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, पूरी तरह से इसमें पूरा अंकुश भी लगाया, उनको दबोचा भी, उनको पकड़ा भी। और जहाँ जहाँ तक उनकी जो प्रणाली थी वो आगरा तक जहाँ तक वो फैले हुए थे, हमारे डिपार्टमेंट ने वहाँ भी सीजर करे, इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ वो बनाते थे वहाँ भी सीजर करे, जहाँ उनके गोडाउन थे वहाँ भी सीजर्स करे, और जहाँ जहाँ उनसे भी और जो लोग जुड़े हैं और जड़ तक हमारा कैसे हमने पहुँचना है, उसके लिए हमारी जो पूरी टीम है वो सारा उसमें काम कर रही है। हमारे जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उनकी अध्यक्षता में सारे कार्य किए जा रहे हैं और बखूबी हमारी टीम जो है ऐसी लोग भविष्य में ना हो, इसके लिए पूरी तरह से वो बहुत ही मतलब
एक सुचारू रूप से इस पे काम कर रहे हैं। सर, केमिस्ट के पास अगर नकली दवाएं आती हैं तो वो किस तरीके से उस पर धरपकड़ जमा सकता है? क्या इसे लेकर आपके पास कोई सुझाव है? देखिए ऐसा है, जी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, ये बहुत ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, अगर वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो आगे जो सेल करती हैं, उनका एक C&F होता है, C&F आगे जो उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जी। और एक चेन है। डिस्ट्रीब्यूटर लास्ट में हमारे केमिस्टों या फिर हॉस्पिटल में वो सप्लाई देते, पेशेंट्स को सप्लाई देते हैं, जी। और जो हॉस्पिटल में सप्लाई है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो है वो टेंडर के थ्रू वहाँ तक जाती है। जो एक ये जो सिस्टम है जिसमें एक चेन है, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि नकली दवाइयाँ बाज़ार में आएंगी। लेकिन ये जो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो डायरेक्ट ऐसी दवाइयाँ बना के जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होगा, इट मीन्स कि वो फिर नकली दवाई हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का जो सिस्टम है, उनका अपना ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनकी अपने ही C&F हैं, और वहीं से वो एक प्रॉपर बिल के थ्रू जो है मेडिसिन जो है वहाँ तक जाती हैं। और आजकल तो HSN कोड का भी जो प्रावधान हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर वो एक कंपनी की जो दवाई है, अगर उसके प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वहाँ से जो दवाई जाती है तो वहाँ से कोई ऐसे चांसेस नहीं है। हाँ, कोई अगर डायरेक्ट कोई ऐसा कोई सेल कर रहा है, हाँ, कोई अगर कोई लालच में आ जाए कि हाँ जी ये बॉक्स है, ये 500 इसकी जो प्राइस है, ये मैं आपको 250 में दे रहा हूँ, अगर ऐसे हमारे केमिस्ट लालच में आ जाएंगे कि ये सस्ती दवाई मैं आपको सेम कंपनी की दे रहा हूँ, तब ये संभव है कि वो नकली दवाई बाजार में आएगी। अदरवाइज अगर वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा, वो चेन है वो मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होती है और केमिस्ट तक खत्म होती है, तो वहाँ कोई चांसेस नहीं है कि वो नकली दवाई बाजार में आएगी। सर, जनता आपसे चाहती है कि आप अपने बारे में ब्यौरा दें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है काउंसिल में, और दवा नियंत्रण में आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है जो भविष्य में हमेशा सजग रहेगी। आप अपने देखिए, जो हमारी फार्मेसी काउंसिल की जो रोल है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फार्मासिस्टों का रोल है, और जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो हमारी एक जो सिस्टम है, इसमें हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, वो फार्मासिस्ट अगर वो अप टू डेट रहेंगे, उनका जो नॉलेज है, उनका जो लेवल है, वो हमेशा ही अपग्रेडेड रहेगा, करंट जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ रहेगा। तो ये हमारा जो मेन रोल है कि उन जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं, या केमिस्ट या ड्रगिस्ट हैं, तो उनको हम हमेशा ही अपग्रेड रखते हैं, उनका एजुकेशन का लेवल है वो बनाए रखते हैं। करंट रेगुलेशन उनकी हमेशा ही टाइम टू टाइम जो भी होती है उनको हम सजग रखते हैं, उससे उसके अनुरूप रखते हैं। तो संभावित है कि जब वो सारी करंट रेगुलेशंस उनके साथ होंगी, और तो उनका जो कार्य प्रणाली है वो भी अच्छी रहेगी। और साथ में जो हमारा जो फार्मेसी काउंसिल है उसका जो और हम किस तरह से बेहतर कार्य कर सकते हैं, हमने हाल ही में हमारा जो काउंसिल का सारा जो कार्य है वो सब कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम से किया हुआ है। अब मोबाइल वर्जन भी उसका लॉन्च किया हुआ है। तो कोई भी फार्मेसिस्ट, चाहे वो चंबा का हो, चाहे वो किन्नौर का हो, चाहे वो हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों का हो, हमारी फार्मेसी काउंसिल में उनका जो रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल है, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ही वहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं, रिन्यूअल भी करा सकते हैं, और घर द्वार ही उनकी वो सेवाएँ हो जाएंगी। और इसी कड़ी में हमने आगे जो एक ऑनलाइन कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन का प्रोग्राम जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के जो लोग हैं उनको आने में बहुत दिक्कत होती है CP प्रोग्राम्स के लिए। तो कल ही हमारी काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में हम ऑनलाइन कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम करेंगे, ताकि हमारा एक भी फार्मासिस्ट, चाहे वो किन्नौर में है, चाहे वो चंबा में है, वो इससे ना छूट पाए, और वो जो है करंट रेगुलेशंस हैं, करंट अपडेट्स हैं हमारे फार्मेसी फ्रेटर्निटी में, वो उन तक भी पहुँचे और सभी को उसका ज्ञान हो, सभी को नॉलेज हो, वो रिसोर्सफुल बने, और तभी वो एक सुंदर स्वस्थ समाज का निर्माण करें और समृद्ध समाज का निर्माण करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रजिस्ट्रार एक और कुछ बताना चाहते हैं, हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं काउंसिल के, उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या नई जानकारी देंगे। संजीव पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अपना रजिस्ट्रार साहब के दिमाग में नहीं रही, वो हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया है। जॉब पोर्टल इतना इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ आपने जैसे ही फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन करने आया, रजिस्ट्रेशन की, तो हम इंडस्ट्री के साथ भी बात कर रहे हैं, केमिस्टों से भी बात कर रहे हैं, तो वो फार्मासिस्ट अपना पोर्टफोलियो उस पर अपलोड कर देगा। अब सपोज वो चंबे का रहने वाला है और वहाँ से एक केमिस्ट है, वो चंबे का रहने वाला है या धर्मशाला का रहने वाला है, तो वो केमिस्ट उसको देख सकेगा
कि यार ये फार्मासिस्ट। मतलब बेरोजगारी को अंकुश लगाने के लिए रास्ता निकाला गया काउंसिल की ओर से। हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो जी। ऐसे इंडस्ट्री में सपोज 50 फार्मासिस्ट चाहिए, तो वो हमारे जॉब पोर्टल पे डाल देगा। तो डालेगा, वो फार्मासिस्ट पढ़ेंगे तो इमीडिएटली वो उस फैक्ट्री वालों को या केमिस्ट को कांटेक्ट करेंगे। तो इससे जो बेरोज़गारी है इसमें बहुत बड़ा अंकुश पड़ा। दोनों ही जी जी सर बताना चाहते हैं। हाँ, इसमें मैडम जो जॉब पोर्टल का जो हमारा जो कार्य है ये दोनों ही तरह से काम करता है। एक तो फार्मासिस्ट जो बेरोजगार है वो इसमें अपना रिज्यूमे पोस्ट करके अपने लिए जॉब ढूंढ सकता है। साथ में जो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो केमिस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्री वाला एंटरप्रेन्योर है, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ दे सकता है ताकि हमारे फार्मासिस्टों को है वो इमीडिएटली जॉब सुनिश्चित हो जाए। ये भी हमारा जो फार्मेसी काउंसिल ने हमारे फार्मासिस्टों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ये चल रहा है। ये शुरू कर दिया गया है। जी हाँ जी, ये हमने 25 सितंबर को लॉन्च कर दिया था, जिसमें मोबाइल ऐप और जॉब पोर्टल हमारा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद काउंसिल की ओर से बहुत अहम जानकारी। असे टीवी के लिए हिमानी के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।